दोस्तों, आज की जो हमारी ये सच्ची घटना है, इसकी शुरुआत होती है दोस्तों उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से। मेरठ जिले में दोस्तों एक रैनी नाम का गांव पड़ता है और इसी रैनी गांव की रहने वाली उषा देवी जो कि दोस्तों एक विधवा महिला होती है। लेकिन दोस्तों ये जो महिला थी, ये देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत और जवान महिला होती है। उषा देवी के पति पवन कुमार की एक सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और उषा देवी ने अपने पति को गुजर जाने के बाद उषा देवी ने अपने जीवन में बिल्कुल ही अकेली पड़ जाती हैं। लेकिन दोस्तों पति के गुजर जाने के बाद उषा देवी सोचने लगती है कि उसका पति पवन तो इस दुनिया से छोड़ के चला गया है, जिसके कारण उसके घर में काफी गरीबी छा जाती है। तो अब उषा देवी अपने घर की गरीबी को दूर करने के बारे में सोचना शुरू कर देती हैं और उषा देवी के परिवार में इसका एक देवर भी होता है, जिसका मैं अगर नाम की बात करूं तो उषा देवी के देवर का नाम पंकज कुमार होता है। पंकज कुमार दोस्तों एक ट्रक ड्राइवर होता है और पंकज ट्रक चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करता था। लेकिन दोस्तों पंकज एक ऐसा लड़का होता है दोस्तों, जो कि महीने में कम से कम 20 से 30 हजार रुपये कमा लिया करता था और उनमें से केवल मात्र 2 हजार रुपये ही वे अपने भाभी को खर्च के लिए दिया करता था। यानी कि दोस्तों जो ये पंकज कुमार था, वह 25 से 30 हजार रुपए में से केवल 2 हजार रुपये अपने भाभी को खर्चे के लिए दिया करता था और बाकी जितने भी पैसे इसके पास बचते थे, उन पैसों को दोस्तों यह अपने बैंक में जमा करवा दिया करता था। यानी कि दोस्तों अपने अकाउंट में जमा करा दिया करता था। अब उषा देवी के परिवार में दोस्तों इसका एक इकलौता बेटा भी होता है, यानी उषा देवी का एक बेटा भी होता है, जिसका कि नाम रिंकू होता है। रिंकू जो कि 9वीं कक्षा में अपनी पढ़ाई को किया करता था। अब दोस्तों ये रिंकू नाम का लड़का पढ़ाई लिखाई में काफी तेज और होशियार था। तो इस तरीके से ये पूरे परिवार में यहाँ तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, किसी की कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन दोस्तों आगे चल करके ये जो उषा देवी है, ये 3-4 ऐसी बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने वाली थी, जिसके बारे में उस गांव का कोई भी व्यक्ति कुछ भी नहीं जानता था। अब दोस्तों धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख का नाम था 6 मई 2026 का वह दिन था। सुबह के करीबन दोस्तों करीब 8 बजे का समय हो रहा होगा और उषा देवी जो थी वह अपने घर में काम काज कर रही थी। उषा देवी दोस्तों उसी समय उषा देवी का बेटा रिंकू अपनी माँ के पास आता है और अपनी माँ के पास आ करके वो अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, मुझे अपनी आज स्कूल के कक्षा की नई किताबें खरीदनी है और नई किताब खरीदने के लिए मुझे लगभग कम से कम 2 हजार रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। उसी समय दोस्तों जो ये उषा की माँ जो रिंकू की माँ उषा होती है, वो रिंकू से कहती है कि रिंकू, तुम किसी भी बात का कोई भी टेंशन मत लो। आज तेरा चाचा जब शाम के समय घर आएगा तो मैं तेरे चाचा से 2 हजार रुपये ले करके तुझे दे दूंगी और तू जा करके किताबें खरीद लेना। अब जैसे ही दोस्तों यह बात रिंकू को कही जाती है, तो रिंकू परेशान होकर के अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अब इस तरीके से उषा देवी अपने घर पे बिल्कुल ही अकेली रह जाती है। अब उषा देवी अपने मन में विचार करने लगती है कि क्यों ना मैं अपने पड़ोसन पिंकी देवी से 2 हजार रुपये उधार मांग ली जाए। और ये सारी बातें सोचने के बाद उषा देवी अपने घर से बाहर निकलती हैं और अपनी पड़ोसन पिंकी देवी के घर पे चली जाती है। अब होता यह है दोस्तों कि जब उषा पिंकी के घर पे जाती है, तो पिंकी भी देख करके उषा को कहती है कि आओ उषा, क्या बात है। अब दोस्तों पिंकी देवी एक ऐसी औरत थी जिसका चाल चलन और जो चरित्र होता है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि चाल चलन और चरित्र कैसी होती है, और पिंकी वैसे इस भी गांव की सबसे खूबसूरत महिला थी। एक तो उसका चाल चलन और चरित्र ठीक नहीं था और दूसरी बात ये थी कि वो सबसे गांव की खूबसूरत महिला थी। और एक ऐसी महिला होती है जो गांव के पैसा वाले लड़कों के साथ अपना समय बिताया करती थी और समय बिताने के बाद उन लड़कों से कुछ पैसे भी ले लिया करती थी। अब दोस्तों पिंकी का बस यही काम होता था। अब जैसे ही उषा देवी पिंकी के घर के अंदर जाती है और पिंकी से बातचीत करते हुए कहने लगती है, मुझे लगभग 2 हजार रुपये की आवश्यकता है, मुझे अपने बेटे रिंकू के लिए नई किताबें खरीदनी है। अब दोस्तों उसी समय जो ये पिंकी देवी होती है वह कहने लगती है कि देखो उषा, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे घर में कोई कमाने वाला भी नहीं है और मेरे पास इस समय कोई पैसा भी नहीं है। अब इसके बाद यह उषा देवी पिंकी से कहती है कि पिंकी, तुझे तो पता है कि मेरे घर पे भी कोई कमाने वाला नहीं है,
लेकिन पिंकी कहती है कि तेरे घर पे तो तेरा देवर पंकज कुमार बहुत ही अच्छे खासे पैसे कमाता है, हमेशा ही उसके पास पैसे रहते हैं। अब इसके बाद दोस्तों जो ये पिंकी देवी है उषा को एक बात और कहती है कि तेरे जब देवर के पास इतना पैसा है तो तू अपने देवर को ही प्रेम जाल में फंसा ले, और जैसे ही तुम अपने देवर को प्रेम जाल में फंसा लेगी तो तेरा देवर पंकज तुझे सारे पैसे दे सकता है। अब जैसे ही यह बात उषा के सामने कही जाती है तो उषा के मन में यह बात बैठ जाती है, क्योंकि कभी आप देखना कि अगर कोई महिला किसी महिला को कोई बात बताएगी तो जो वह महिला होती है वह उस महिला की बात को पकड़ लेती है, क्योंकि महिलाओं की कुछ ऐसी आदत होती है कि वो दूसरों की बातों में काफी ज्यादा जल्दी आ जाती है। अब जैसे ही पिंकी देवी इस उषा नाम की महिला को बात बताती है तो वह उसी वक्त ये जो उषा देवी है वह इस महिला को बात को मान लेती है, और उषा अपने मन में विचार करने लगती है कि पिंकी की जो बात है वो बिल्कुल ही सही है। अब इस तरीके से उषा देवी पिंकी के साथ कुछ देर तक बातचीत करती है और उसके बाद दोस्तों ये अपने घर पे वापस आ जाती है। अपने घर पे वापस आने के बाद उषा देवी अपने देवर पंकज के पास फोन कॉल करती है और पंकज से पूछने लगती है कि पंकज किस समय तुम अपने घर पे आओगे। पंकज कहता है कि भाभी आज मैं शाम को करीबन 8:30 बजे के आसपास ट्रक लेकर के गांव में पहुंच जाऊंगा, इसलिए तुम किसी भी बात का टेंशन मत लो। भाभी उषा देवी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और अब उषा अपने मन में सोचने लगती है कि अब मुझे अपने देवर पंकज को प्रेम जाल में फंसाना है। अब जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है और शाम के करीबन लगभग 8 बजे का समय हो जाता है तो यह पंकज भी दोस्तों अपना ट्रक लेकर के गांव में आ जाता है, और गांव में आने के बाद पंकज अपने गांव घर में आता है और अपनी भाभी उषा देवी से मिलता है, अपने भतीजे रिंकू से मिलता है। उसी समय उषा देवी अपने देवर पंकज से कहती है कि पंकज मुझे 2,000 रुपये की आवश्यकता है, मुझे अपने बेटे और तुम्हारे भतीजे रिंकू के लिए नई नई किताबें खरीदनी है। अब दोस्तों जब पंकज अपनी भाभी के बातों को सुनता है तो वो अपनी जेब में से लगभग करीबन 2500 रुपये निकालता है और अपनी भाभी उषा देवी को पकड़ा देता है, यानी कि दे देता है, और कहता है कि भाभी ये 2500 रुपये लो, 2,000 रुपये की किताब खरीद लेना और 500 रुपये जो बाकी के बचेंगे उसे तुम अपने घर के खर्चे के लिए रख लेना। अब दोस्तों जैसे ही ये बात उषा को कही जाती है तो उषा थोड़ी सी मायूस हो जाती है और उषा कहने लगती है कि पंकज मैं तुम्हारे लिए खाना तैयार कर देती हूँ, लेकिन ये पंकज था वो कहता है कि भाभी मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे अपने किसी दोस्त से मिलने जाऊंगा और मैं वहीं पे खाना खा करके आऊंगा। बस ये दो चार बातें करने के बाद रात करीबन 8:30 बजे के करीब पंकज अपने घर से बाहर निकल जाता है। और दोस्तों अब दोस्तों रात के समय ये पंकज महिला पिंकी देवी के दरवाजे पे पहुंच जाता है। पिंकी के दरवाजे के दस्तक की जाती है, पिंकी दरवाजा खोल देती है। पिंकी देखती है कि उसके सामने पंकज खड़ा होता है और पंकज को देख के आज ये पिंकी नाम की महिला बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। पंकज कुमार जब इस गांव में आता था तो इस महिला के पास मिलने के लिए जरूर जाता था, और आज भी ये पंकज इस महिला पिंकी से मिलने के लिए जाता है। और उसके बाद ये लड़का पंकज पिंकी देवी के घर के अंदर आ जाता है और पिंकी उसी समय अपने घर का मुख्य दरवाजा जो होता है उसे बंद कर लेती है। और अब इसके बाद दोस्तों पंकज और पिंकी के बीच दोनों के बीच आपस में दोनों की ही मर्जी से गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं, और ये दोनों ही मिलके अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरी करते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि पंकज और पिंकी जब तब तक अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं जब तक कि इन दोनों की मन की तृप्ति नहीं हो जाती है। और दोस्तों जो यह पंकज है जब पूरी तरीके से अपने मन को शांत कर लेता है तो इस घर से बाहर निकल जाता है। रात करीबन 12:30 बजे के आसपास अपने घर पे वापस आता है। अब जैसे ही पूरी रात गुजर जाती है तो अगला दिन आ जाता है। सुबह करीबन 9 बजे के आसपास का समय हो रहा होगा। ये दोस्तों उषा देवी जो थी वो अपने देवर पंकज से कहने लगती है, पंकज मुझे कुछ पैसों की आवश्यकता है, जो तुमने 2500 रुपये दिया है उनमें से 2,000 रुपये तो दे ही दिए, 500 में घर का खर्चा नहीं चलेगा। तो ये पंकज कहता है कि भाभी मेरे पास और पैसा नहीं है। भाभी उषा देवी यह सुन के मायूस हो जाती है और अपने बेटे रिंकू से कहती है कि बेटा रिंकू तुम जल्दी से तैयार होकर स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चले जाओ। अब इस उसी समय दोस्तों रिंकू अपना बैग उठाकर अपनी माँ से 2,000 रुपये ले करके और दोस्तों अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए जो ये रिंकू है चला जाता है। दोस्तों उस दिन का समय ये महिला और ये पंकज घर पे अकेले रह जाते हैं। तो अब उषा देवी जो थी वह अपने देवर पंकज से कहने लगती है कि पंकज तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे खासे पैसे कमाते हो और आखिर ये सारे पैसे जाते कहाँ है। तो ये पंकज जो था वो कहता है कि भाभी मैं जितनी भी पैसे कमाता हूँ उनमें से कुछ पैसे तुम्हें देता हूँ और कुछ पैसे जो बचते हैं वो मेरे पास खर्च हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों उसी समय इसकी जो ये भाभी थी
वह कहने लगती है कि तुम अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हो, इस बात का मुझे पता है, आखिर तुम पैसे किस लिए जमा कर रहे हो ये तो मुझे बता दो। पंकज उसी समय अपनी भाभी से कहता है कि भाभी वो पैसे मैं इसलिए जमा कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी शादी कर सकूँ। अब जैसे ही ये बात उषा से कही जाती है तो उषा जो थी वह कहती है कि तुम्हें शादी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अब जैसे ही ये बात पंकज सुनता है तो पंकज बहुत ही ज़्यादा सुन के ये बात हैरान हो जाता है और पंकज कहता है कि भाभी मैं शादी तो ज़रूर करूँगा, लेकिन आज इसकी भाभी उषा देवी अपने देवर पंकज से कहती है कि तुम्हें शादी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि घर में मैं रहती हूँ और जो भी तुम्हें काम करना हो वह तुम सारे काम मेरे साथ कर सकते हो। यानी कि जो ये महिला उषा देवी है अपने देवर से स्पष्ट तरीके से कह देती है कि देखो तुम्हें शादी करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, जो तुमको अपनी पत्नी से सुख मिलेगा वह सारे सुख तुम मुझसे ही प्राप्त कर सकते हो। अब दोस्तों जैसे ही पंकज से ये बात कही जाती है तो पंकज की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों पंकज जो था वह अपनी शादी के लेकर काफी परेशान था। वैसे पंकज को अपने घर पे किसी चीज का कोई दुख नहीं था। पंकज उसी समय अपने भाभी से कहता है कि भाभी अब आज से तुम्हें परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, घर के सारे खर्चे मैं उठाऊंगा। और उसी समय पंकज घर का मुख्य दरवाजा बंद कर देता है और फिर इसके बाद अपनी भाभी उषा देवी का हाथ पकड़ करके कमरे के अंदर ले करके जाता है और कमरे के अंदर जाने के बाद पंकज और उषा के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। ये दोनों मिलकर अपनी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने लग जाते हैं और इस गलत काम को ये तब तक अंजाम देते हैं जब तक इन दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती हैं। अब दोस्तों जैसे ही इन दोनों का काम खत्म हो जाता है, दोनों की जो इच्छाएं हैं ये पूरी हो जाती हैं, तो अब उसी समय भाभी उषा देवी अपने देवर पंकज से कहती हैं कि देखो पंकज, जितने भी तुम्हारे पास बैंक में पैसे हैं वो सारे पैसे मुझे दे दो। तो अब इसके बाद पंकज कहता है कि भाभी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें पैसे जरूर दे दूंगा। आज के बाद तुम्हें पैसों की टेंशन लेने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये पंकज ज्यादातर पैसे इन्हीं कामों में उड़ाता था। और जब पंकज को लगा कि जब जो चीज मुझे घर ही मिल रही है तो बाहर पैसे खरीदने की क्या आवश्यकता है। अब इसके बाद दोस्तों जो ये लड़का है पंकज कहने लगता है कि मैं कल ही बैंक में जाऊंगा और जैसे ही सुबह होगी तो बैंक में जाके सारे पैसे निकाल के तुम्हें दे दूंगा। अब दोस्तों ये पंकज कुमार अपने भाभी से कहता है कि सुबह जो भी पैसे मेरे बैंक में अकाउंट में वो सारे निकाल कर ला कर तुम्हें दूंगा। अब ऐसे पूरा दिन गुजर जाता है और जैसे ही रात्रि का समय होता है तो रात्रि करीबन 8:30 बजे का समय था। उषा देवी अपने पूरे घर के लिए खाना तैयार करती है। पूरा परिवार मिलजुल कर बैठे खाना खाता है और उसके बाद उषा देवी अपने बेटे को लेकर रिंकू को कमरे के अंदर चली जाती है, जबकि दूसरे कमरे में उषा देवी का देवर पंकज लेट जाता है। अब जैसे ही कि रात्रि करीबन 12 बजे का समय होता है तो यह उषा देवी देखती है कि उसका जो बेटा है रिंकू वो गहरी नींद में सो चुका है। तो अब दोस्तों उषा देवी उसी समय अपने कमरे से बाहर निकलती है और अपने देवर पंकज के कमरे में चली जाती है और जा करके पंकज से कहने लगती है कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा समय बिताना चाहती हूँ, क्योंकि इस उषा देवी का भी बस यही काम था। वो अब कैसे भी करके अपने देवर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर ले और इसके पास एक भी पैसा ना रहे, ये सारे पैसे मुझे दे दे, क्योंकि अब मुझे किसी से मांगने की आवश्यकता नहीं होगी, किसी के आगे हाथ फैलाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। अब इसी कारण जो ये उषा देवी थी अपने देवर को पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में कर लेती है, अपने जाल में फंसा लेती है। और अब उस रात यह दोनों ही देवर और भाभी गलत रिश्ते बनते हैं और अब इसके बाद इन दोनों की जब तक इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती तब तक उषा देवी अपने कमरे देवर के कमरे से बाहर नहीं आती। और दोस्तों जैसे ही उषा देवी अपने देवर के कमरे से बाहर निकलने लगती है तो उषा देवी जो थी वो अपने देवर से कहने लगती है कि देवर जी अभी तक आपने पूरे पैसे नहीं निकलवाए हैं, तुम पक्का कल बैंक में जाकर पैसे निकलवा के लेके आना। लेकिन दोस्तों जो ये पंकज कुमार था ये एक ऐसा लालची व्यक्ति होता है और अपने मन में सोचने लगता है कि अगर मैंने सारे पैसे भाभी को दे दिया तो फिर आखिर मेरे पास क्या रह जाएगा। अब पंकज कुमार अपनी भाभी से झूठ बोल देता है और कहता है कि भाभी मेरे बैंक अकाउंट में केवल 50,000 रुपये ही हैं। अब जैसे ही दोस्तों उषा अपने देवर की बातों को सुनती है तो तुरंत ही भड़क जाती है और उसके बाद वह अपने देवर से कहती है कि तुमने इतने दिनों में सिर्फ 50,000 रुपये ही कमाए हैं, बाकी के पैसे कहाँ चले गए। अब इसी बात को लेकर देवर और भाभी के बीच झगड़ा हो जाता है और दोस्तों झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसी समय उषा के बेटे रिंकू की आंख भी खुल जाती है। अब दोस्तों ये रिंकू सारी बातों को सुन रहा था और रिंकू को कुछ कुछ बातें समझ में भी आने लगती है, क्योंकि 9वीं कक्षा में पढ़ता था, काफी ज्यादा समझदार था। अब ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतने लगता है और जैसे ही देवर और भाभी का झगड़ा शांत हो जाता है तो उसी समय पंकज अपने भाभी से कहता है कि कल सुबह मैं कपड़े लेकर के
यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊँगा और वापस कभी भी नहीं आऊँगा। अब इस तरीके से पूरी रात गुज़र जाती है और जैसे ही अगला दिन होता है, तो सुबह करीबन साढ़े 8 बजे के आस-पास जो ये पंकज कुमार है, अपने सारे कपड़ों को पैक करता है और ट्रक लेकर के यहाँ से चला जाता है। और अब इसके बाद उषा देवी के सामने कड़ी बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, क्योंकि उषा देवी ने सोचा कि शायद मैंने ही कुछ न कुछ गलती कर दी। और अब उषा सोचने लगती है कि उसके परिवार का आखिर गुजारा कैसे चलेगा। उसका देवर भी उसे छोड़ करके चला गया है, तो अब उषा देवी अपने मन में सिर्फ एक ही बात सोचती है, उसको अब मेहनत और मजदूरी करनी पड़ेगी। अब इस तरीके से उषा देवी दोस्तों एक दूसरे बड़ी घटना को अंजाम देने के बारे में सोचना शुरू कर देती है। और अब इस तरीके से करीबन 4 से 5 दिन का समय गुजर जाता है, तो एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख का नाम था, आप सभी को बता दूं, 16 मई 2026 का वह दिन था। सुबह करीबन साढ़े 8 बजे का समय हो रहा होगा। उषा देवी अपने बेटे रिंकू से कहने लगती है कि रिंकू, आज तुम स्कूल में जा रहे हो, मैं दोपहर का खाना बना करके तुम्हारे लिए घर में रख देती हूँ, क्योंकि आज मुझे काम धंधे की तलाश में जाना है और मैं घर से बाहर जा रही हूँ और मैं किसी कारखाने में काम करने के लिए खोज के आऊँगी, और अगर मुझे वहीं पे मेहनत मजदूरी का काम मिल जाता है तो घर का गुजारा अच्छे तरीके से चल जाएगा। अब दोस्तों ये जो रिंकू था वो कहने लगता है, कोई बात नहीं, तुम खाना यहीं पे रख जाना और जल्द से मेरी छुट्टी होगी आके खा लूँगा। अब दोस्तों ये 2-4 बातें करने के बाद रिंकू अपना बैग लेकर के अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। अब जैसे ही दोस्तों 1 घंटे का समय गुजरा होगा, तो ये उषा देवी जो थी वो अपने घर से बाहर निकलती है और गाँव गाँव से 2.5 किलोमीटर दूर एक कारखाने में चली जाती है। कारखाने में जाने के बाद मालिक सुबोध कुमार से मिलती है, जो कि कारखाने का मालिक था। सुबोध कुमार कहती है कि साहब, मुझे आपके कारखाने में काम करना है, क्योंकि मैं एक विधवा महिला हूँ और मेरे घर में कोई भी कमाने वाला नहीं है। अब जैसे ही दोस्तों ये बात सुबोध कुमार सुनता है, तो सुबोध कुमार की दोस्तों नीयत खराब हो जाती है, क्योंकि सुबोध कुमार अपने मन में सोचने लगता है, यार ये तो महिला है, देखने में काफी खूबसूरत और जवान महिला है, और अगर ये इस छोटी सी उम्र में विधवा हुई है तो इसके साथ जरूर कुछ ना कुछ गलत हुआ है। और ये महिला काफी ज्यादा अपने जीवन में परेशान भी लगती है, तो क्यों ना मौका का पूरा पूरा फायदा उठाया जाए। और अब दोस्तों उसके बाद होता क्या है, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि जो ये सुबोध कुमार है वह इस महिला उषा देवी से कहता है कि देखो, मैं तुमको इस कारखाने में मजदूरी का काम तो दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुमको मेरा एक काम करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये उषा नाम की महिला है, वह इस ठेकेदार की बातों को सुन करके कहने लगती है कि बताओ मालिक, क्या काम है, मुझे काम की काफी ज्यादा आवश्यकता है और मैं आपका कोई भी काम कर सकती हूँ। तभी दोस्तों जो ये ठेकेदार सुबोध है, वह इस महिला से कहने लगता है कि देखो, तुमको इस काम को पाने के लिए मेरे साथ समय बिताना होगा और एक रात गुजारनी होगी। अब जैसे ही दोस्तों उषा देवी को ये बात कही जाती है, तो उषा देवी दोस्तों मजबूर हो जाती है, क्योंकि दोस्तों उषा देवी एक गरीब और विधवा महिला होती है। उषा अपने घर की गरीबी को दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एक मजबूर महिला अपने घर को चलाने के लिए और अपने लड़के को पालने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकती है। और दोस्तों उषा देवी का चाल चलन और चरित्र जो था वो बिल्कुल ही अब खराब हो चुका था। तो अब उषा देवी सुबोध कुमार से कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूरी कर सकती हूँ, लेकिन याद रखना, काम के अलावा भी जो मैं मेहनत और मजदूरी करूंगी, उसके अलावा भी मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अब दोस्तों जो ये सुबोध कुमार जो था, उसके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। तो अब सुबोध कुमार कहने लगता है कि कोई भी बात नहीं है, तुम किसी भी बात की टेंशन मत लो, तुम्हें जितने भी पैसों की आवश्यकता पड़ेगी और तुम जितने भी पैसों मांगोगी, मैं तुमको उतने पैसे दे सकता हूँ और अपने कारखाने में काम भी दे सकता हूँ। अब इस तरीके से सुबोध कुमार इस महिला उषा देवी को एक कारखाने के अंदर बने के कमरे के अंदर ले जाता है और उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया जाता है, और उसके बाद सुबोध और उषा देवी के बीच गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। दोस्तों ये दोनों मिलके तब तक अपनी अपनी जरूरतों को पूर्ता करते हैं, जब तक कि इन दोनों की मनोकामनाओं की तृप्ति नहीं हो जाती है। अब दोस्तों जब ये दोनों ही खुश हो जाते हैं एक दूसरे से, दोनों की अपनी अपनी आवश्यकताएं जब पूरी हो जाती हैं, तो इसके बाद ये सुबोध कुमार इस महिला को कुछ पैसे भी देता है और कहने लगता है कि मैं तुमको काम पे रख लेता हूँ। अब इस तरह से ये उषा देवी सुबोध कुमार के कारखाने में काम करना शुरू कर देती है। उषा हर रोज सुबह करीबन 8 बजे के आसपास इस कारखाने में मेहनत मजदूरी करने के लिए आया करती थी और शाम करीबन 7:30 बजे के आसपास अपने घर पे आ जाती थी। लगभग करीबन दोस्तों 8 से 10 दिन का समय गुजर जाता है और एक तारीख आ जाती है, जिस तारीख का नाम होता है 20 मई 2026 का वह दिन था। सुबह करीबन 9:30 बजे का समय हो रहा होगा। उषा देवी जो थी वह इस कारखाने में काम कर रही होती है
और जैसे ही उषा देवी इस कारखाने में काम काज कर रही होती है, इसी दौरान कारखाने में एक बहुत ही नौजवान और हैंडसम लड़का आ जाता है। उस लड़के का नाम विकास होता है। विकास एक ऐसा लड़का था जो कि मेहनत और मजदूरी का काम किया करता था और देखने में काफी सुंदर नौजवान था, काफी अच्छा दिखा करता था। विकास की सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वह नशा करने के बाद खूबसूरत महिलाओं के साथ देखा करता था और उनके ऊपर खूब पैसे भी लुटाया करता था। अब धीरे धीरे दोस्तों करीबन 2 से 3 सप्ताह का समय निकलता है, तो ये जो महिला है उषा देवी, वो उस विकास नाम के लड़के को अपना अरगला टारगेट बना लेती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उषा को भी विकास के करतूतों के बारे में पता चल गया था कि कैसा लड़का है और किस तरीके से पैसे दे करके महिलाओं के साथ समय बिताता है। तो उषा ने सोचा कि क्यों ना इस लड़के को मैं ऐसा करती हूँ कि बाहर इससे मुलाकात करती हूँ और इसको अपने जाल में फंसा करके इससे ही पैसे कुछ ले लेती हूँ, क्योंकि उषा का चाल चलन और चरित्र बुरी तरीके से खराब हो चुका था और वो हर एक पुरुष को अपने साथ रखना चाहती थी, उनके साथ समय बिताना चाहती थी और समय पर वह उनसे पैसे भी ले लिया करती थी। लेकिन उषा को क्या पता था कि आने वाले समय में वह एक ऐसे घटना को अंजाम दे देगी जिसके बारे में उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। दरअसल दोस्तों होता क्या है कि जब ये लड़का विकास छुट्टी के समय कारखाने से बाहर निकलता है, तो ये महिला उसी के साथ बाहर निकलती है और बाहर निकलते निकलते उस लड़के से बातचीत करने लगती है। तभी दोस्तों ये उषा उस लड़के से कहती है कि तुम कहाँ पे रहते हो, किसके साथ रहते हो। तभी जो वह लड़का था अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और मैं यहीं के पड़ोस के एक मंदिर में रहता हूँ और वहीं पे मैंने एक कमरा किराए पर ले रखा है, उस कमरे के अंदर मैं अकेला रहता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये महिला है वो सोचने लगती है कि यार इस लड़के का कोई भी नहीं है, तो वो महिला सोचती है कि मेरा काम जो है वो और भी आसान हो गया है। अब दोस्तों यहाँ पर जो ये उषा देवी है वह कहने लगती है कि तुम वहाँ पे किराए दे के रहते हो और अकेले रहते हो और अगर तुम मेरे घर पे रहना चाहो तो मेरे घर में एक कमरा खाली पड़ा है, तुम वहाँ पे आके रह सकते हो और मैं किराया भी तुमसे बहुत कम लूंगी। जितने पैसे तुम वहाँ पर देते हो उसके आधे से आधा में पैसे मुझे दे देना और साथ में खाना भी मैं तुमको घर का ही खिलाऊंगी। अब विकास ने सोचा कि इससे अच्छा मौका मुझे जिंदगी में कभी नहीं मिलने वाला है, तो अब विकास दोस्तों दूसरे ही दिन अपना सामान इसके घर पे शिफ्ट कर देता है और आके कमरे में रहना शुरू कर देता है। 2 से 3 दिन का समय बीतने के बाद ये दोनों एक साथ जाते थे, एक साथ ही आते थे। दोनों की बातें दोस्ती गहरी हो जाती है। तो एक दिन मौका दे करके जो ये महिला है उषा अपने बेटे के साथ सो रही थी। रात्रि करीबन 11:30 बजे का समय हो रहा था, तो यह उषा देवी अपने बेटे के कमरे से उठती है और अपने बेटे के कमरे से उठने के बाद धीरे धीरे यह लड़के आकाश के कमरे में चली जाती है और वहां जाने के बाद कहने लगती है कि असल आकाश बात ऐसी है कि मेरा पति इस दुनिया में नहीं है, मैंने तुमको बताया है और मैं अपने पति के प्यार से काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ समय बिताओ। अब यहाँ पे दोस्तों जो ये विकास था इसका भी चाल चलन और चरित्र ठीक नहीं था और जब खुद इस महिला ने इसको ऑफर दिया तो वो यह लड़का उसकी बातों को स्वीकार कर लेता है और उसके बाद इन दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होने लग जाते हैं। कुल मिला करके दोस्तों बात देखी जाए तो उषा देवी को भी अभी इस चीज की लत लग चुकी थी। वह कभी किसी पुरुष के साथ तो कभी किसी पुरुष के से पैसे लूट लिया करती थी। लेकिन दोस्तों जब एक दिन ये उषा नाम की महिला अपने कमरे में से निकल करके जब इस आकाश विकास के कमरे में जाती है तो इसका बेटा रिंकू जो है वह इसको देख लेता है और देखने के बाद दोस्तों रिंकू को सब कुछ पता चल जाता है कि माँ है वह किस रास्ते पे चल पड़ी है। तो अब रिंकू का भी दिमाग खराब हो जाता है और दिमाग ही खराब नहीं होता बल्कि जब वो अपनी माँ को किसी गैर पुरुष के साथ अलग तरीके से देखता है तो रिंकू का भी मन भटक जाता है और अब ये रिंकू सोचने लगता है कि यार जो ये माँ है वो बहुत ही कुछ गलत कर रही है। तो दोस्तों एक दिन मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि रिंकू ये क्या करता है कि जिस कमरे में विकास सोता था उस कमरे में अपनी माँ के जाने से पहले ही ये जो लड़का है वह विकास के कमरे में जा करके लेट जाता है और कमरे का दरवाजा सटा देता है, अंधेरे की लाइट बंद कर देता है, यानी दरवाजा किली नहीं लगाता है और लाइट बंद कर देता है। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि वहाँ पे जो ये आकाश रहता था, ये विकास नाम का दो लड़का जो था वो बाहर किसी दूसरे कमरे में भेज देता है, क्योंकि कहीं ना कहीं रिंकू की बात आकाश विकास पूरी तरह से मना करता था। और एक दिन पहले ही विकास ने उसको धमकी दिया था रिंकू ने कि जो तुम कर रहे हो वह मैं पहले ही देख चुका हूँ और तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे साथ बहुत गलत कर सकता हूँ। यहाँ विकास डर जाता है रिंकू की बातों से और ये जो लड़का रिंकू है ये विकास के कमरे में जा करके लेट जाता है। लेकिन दोस्तों जैसे ही रात करीबन 11:30 पौने 12 का समय होता है तो ये उषा देवी धीरे से अपने कमरे से निकलती है और अपने कमरे से निकलने के बाद दोस्तों
उषा देवी सीधे जो ये विकास का कमरा था उसके अंदर चली जाती है। अंदर से कमरे की लाइट बंद थी, तो अब उषा ने तो सोचा कि जो ये लड़का है यहाँ पे रह रहा है वही होगा, लेकिन उषा को क्या पता था कि आज उस लड़के की जगह उसका वह नहीं बल्कि उसका बेटा है। दोस्तों उसके बाद मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि होता क्या है कि जो ये उषा देवी जैसे ही कमरे के अंदर प्रवेश करती है, तो कमरे के अंदर प्रवेश करने के बाद जाके बेड पर लेट जाती है, और लेटने के बाद जो ये उषा देवी है ये अपने बेटे को लड़का विकास समझ के कहने लगती है कि आज तुमने कमरे की लाइट आखिर बंद क्यों करके रखी है। लेकिन जो ये दोस्तों विकास जो था, ये रिंकू जो था, वो कुछ नहीं बोलता है। उसके बाद दोस्तों होने वाला क्या था, ये जो महिला है वह रिंकू के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक चली जाती है। नज़दीक ही नहीं दोस्तों, बल्कि वह एक अलग ही खेल शुरू कर देती है। दोस्तों रिंकू भी कहीं न कहीं अपने आप को रोक नहीं पाता है, और जैसे ही दोनों के बीच में गलत रिश्ते कायम होना शुरू करते हैं, तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि कहीं न कहीं जो ये रिंकू की माँ थी उषा देवी, उसको शक हो जाता है कि इस कमरे में विकास की जगह कोई और है। और जैसे ही खड़ी होकर के मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि लाइट ऑन करके देखती है, और जब सामने जब अपने बेटे रिंकू को देखती है तो उषा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। उषा की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। और दोस्तों उसके बाद होने वाला क्या था, जो ये उषा देवी है वह इस लड़के रिंकू को डांटना शुरू कर देती है, और डांटती ही नहीं है बल्कि थप्पड़ भी मारती है। अब दोस्तों जब रिंकू थप्पड़ खाता है तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और रिंकू वहाँ पर शोर मचाना शुरू कर देता है, अपने अड़ोसियों पड़ोसियों को बुला लेता है, और अब अड़ोसियों पड़ोसियों को सारी बातें बता देता है कि किस तरीके से मेरी जो माँ है वो इस लड़के के साथ ऐसा काम करती है। अब आप सभी लोगों को पता है कि जब पड़ोसियों को पता चलेगा तो आप सभी लोगों को पता है कि बात कैसे फैलती है, और उसी तरीके से इन दोनों की जो ये बातें हैं उषा देवी की और इस लड़के की सारी बातें फैल जाती हैं। तो दोस्तों ये थी घटना जो मैंने आप सभी लोगों को बताया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों वीडियो बनाने का हमारा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना या ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना है कि समाज में ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन दोस्तों वो हम तक आ नहीं पाती, जिसके कारण हम लोग इसके बारे में जान नहीं पाते हैं, और जो घटनाएं सोशल मीडिया पे आ जाती हैं उसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे ऐसे ही किसी नए वीडियो में। वीडियो बनाने का मकसद किसी की भावनाओं को बिल्कुल भी आहत करना नहीं है, ठेस पहुंचाना नहीं है, सिर्फ आपको जागरूक और सचेत करना ही हमारा मकसद है। तो मिलेंगे किसी सच्ची घटना के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।